Hello students, good morning. How are you my dears? Today we are going to discuss about the poem composed by William Shakespeare named The Seven Age of Man. We have discussed about the first part of this poem in previous class. Today we are going to discuss about the part second, chapter number 15 in class 12th. Dear students, यहाँ द ग्रेट पोइट विलियम शेक्सपियर ने इंसान के जीवन की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि एक इंसान अपने जीवन काल में 7 प्रकार के नाटक, 7 प्रकार की परफॉर्मेंसेज वह करता है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 4 प्रकार की परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया था। बाकी के 6-7 प्रकार, 4, 5, 6, 7 प्रकार यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको पहला अवस्था इंसान के जीवन की एन इन्फेंट एक ऐसा अवस्था होती है जो अपनी ढाई की भुजाओं में रोता रहता है, उल्टियां करता रहता है। सेकंड पार्ट की यदि हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में या इंसान के जीवन की सेकंड स्टेज में एक विद्यार्थी होता है जो एक समुद्री घोंगे की तरह, समुद्री शीप की तरह धीरे धीरे बिना इच्छा के स्कूल जाता है। तीसरी अवस्था एक प्रेमी की अवस्था होती है और चौथी अवस्था एक सैनिक की होती है। यहाँ से आगे हम बात करते हैं द रेसिटेशन ऑफ द पोएम इज एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लाइन विद आईज severe and beard of formal cut, full of white sauce and modern instances, and so he plays his part. The sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse, well shaved, a world too wide for his trunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history its second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. प्रिय विद्यार्थियों, यह बात करते हैं 4 अवस्था कंप्लीट हो चुकी है इंसान के जीवन की। 5वीं अवस्था के बारे में बात करते हैं एंड देन द जस्टिस। 5वीं अवस्था किसकी होती है? जस्टिस की। आपको ये ध्यान रखना है, पहली अवस्था होती है इन्फेंट, शिशु की। दूसरी अवस्था होती है स्कूल बॉय। तीसरी अवस्था लवर और चौथी अवस्था होती है सोल्जर। कहने का मतलब एक इंसान सबसे पहले शिशु के रूप में जीवन जीता है, उसके बाद विद्यार्थी के रूप में जीवन जीता है, उसके बाद प्रेमी की तरह जीवन जीता है, उसके बाद वो सैनिक की तरह जीवन जीता है, और 5वीं अवस्था है जस्टिस, न्यायाधीश की अवस्था। इन फेयर राउंड बैली, फेयर मीन्स सुंदर, राउंड मीन्स होता है गोल, बैली मीन्स पेट,
सुंदर गोल पेट में, फेयर मीन्स सुंदर, राउंड मीन्स गोल, बैली मीन्स पेट, इन माने में, सुंदर गोल पेट में, किसके पेट में? एक न्यायाधीश के सुंदर गोल पेट में, विद गुड कैपन लाइन, गुड मीन्स अच्छे, कैपन मीन्स मुर्गे के चूजों का मांस, लाइन मीन्स भरा होता है। एक न्यायाधीश जिसके सुंदर गोल पेट में मुर्गे के बच्चों का मांस भरा हुआ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय ये कविता लिखी गई थी, कंपोज की गई थी बाय विलियम शेक्सपियर, उस समय ब्रिटेन में इस तरह का माहौल था कि न्यायाधीशों को अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए, न्याय करने के लिए कुछ लोग क्या करते थे, न्यायाधीशों को ब्राइबरी, रिश्वत के रूप में गुड कैपन यानी कि अच्छे मुर्गे भेंट किया करते थे, जिससे कि वो उनके पक्ष में फैसला दे सकें। यानी कि इसका मतलब गुड कैपन लाइन का मतलब है उसका पेट ब्राइबरी, रिश्वत से भरा हुआ होता है। ब्राइबरी माने रिश्वत, उसका पेट किससे भरा रहता है? रिश्वत से भरा हुआ होता है। चलते हैं आगे। विद आइज सीवियर, विद आइज मीन्स आंखें, सीवियर मीन्स तीक्ष्ण होती है, तेज होती हैं, किसकी? न्यायाधीश की। एंड बियर्ड, और उसकी दाढ़ी होती है, ऑफ फॉर्मल कट मीन्स औपचारिक प्रकार की कटी हुई। औपचारिक मतलब जिस प्रकार से न्यायाधीशों की दाढ़ी कटी होती है। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, न्यायाधीश जस्टिस होते हैं, वो एक अलग प्रकार की फॉर्मल कट यानी कि फ्रेंच कट टाइप इस प्रकार की दाढ़ी रखते हैं यहाँ केवल। तो यहाँ फॉर्मल कट का मतलब औपचारिक, औपचारिक का मतलब जैसा न्यायाधीशों का पेशा होता है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन दे हैव ए बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अपने प्रोफेशन के अनुसार, अपने व्यवसाय के अनुसार, जो उनका व्यवसाय है उनके अनुसार वो ऐसी दाढ़ी रखते हैं। जैसे कि इससे पहले भी सैनिक की अवस्था में बताया गया था कि एक सैनिक की दाढ़ी की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? एक तेंदुए से की गई, तेंदुए की दाढ़ी से की गई है, क्योंकि वो उनका ऐसा प्रोफेशन होता है। चलते हैं आगे। फॉर्मल मीन्स औपचारिक, कट मीन्स कटी हुई, औपचारिक प्रकार की कटी हुई दाढ़ी होती है। आंखें कैसी होती हैं? सीवियर माने तीक्ष्ण होती हैं, और उसके सुंदर गोल पेट में रिश्वत के रूप में मुर्गे के बच्चों का मांस भरा होता है। ये इसमें बताया गया है, ये इसमें पूछा गया है। अब बात करते हैं ये कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था। किसके रूप में है? एक न्यायाधीश के रूप में। चलते हैं आगे। ध्यान रखना है सभी अवस्थाओं का, यहां मैं और लिख देता हूं। पांचवी अवस्था जस्टिस। ओके, यहां से आगे चलते हैं। फुल ऑफ वाइट सॉज। ये कौन? न्यायाधीश। फुल मीन्स भरा होता है, ऑफ वाइज मीन्स बुद्धिमान, सॉज मीन्स कहावतों से, एंड मॉडर्न और आधुनिक, इंस्टेंस माने उद्धरणों से। इंस्टेंस माने उद्धरण, उदाहरण, आधुनिक प्रकार के उदाहरण और बुद्धिमानीपूर्ण कहावतों से ये भरा होता है। कौन भरा होता है? न्यायाधीश। कौन सी अवस्था में? पांचवी अवस्था में। आगे बात करते हैं। एंड सो, और इसी प्रकार से ही प्लेज, वह अदा करता है, हिज पार्ट मीन्स अपना योगदान। द सिक्स्थ एज, ये आपकी 5 अवस्था कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार से वह अपना योगदान अदा करता है, मीन्स टू से वह बुद्धिमानीपूर्ण कहावतों से भरा होता है, वह आधुनिक उद्धरणों से भरा हुआ होता है, लेकिन उसकी दाढ़ी होती है वो कैसी होती है? औपचारिक प्रकार कटी हुई होती है, अपने व्यवसाय के अनुसार कटी हुई होती है, और उसके सुंदर गोल पेट में मुर्गे के बच्चों का मांस
रिश्वत का पैसा भरा हुआ होता है। आगे चलते हैं। द सिक्स्थ एज, छठवीं अवस्था, 5 कंप्लीट हो चुकी है। छठवीं अवस्था शिफ्ट्स माने परिवर्तन करती है, बदलती है इनटू द लीन। किसमें? लीन माने दुबले पतले एंड स्लीपर्ड पैंटालून, और चप्पल पहने हुए मस्खरे के रूप में। ये छठवीं अवस्था किसकी होती है? एक पैंटालून की होती है, एक मस्खरे की होती है, एक जोकर की होती है। पैंटालून माने जोकर, यानी कि छठवीं अवस्था में इंसान इस तरीके से वृद्ध हो जाता है कि वह एक जोकर प्रकार का दिखाई देता है, क्योंकि उसका बॉडी होता है वो भी बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, और उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वह अपने पैरों में जूते पहन सके। वो केवल चप्पल पहन के रखता है। उसका बॉडी बिल्कुल दुबला पतला लीन हो जाता है। तो यहाँ यही बात बताई गई है, लीन माने दुबला पतला एंड स्लीपर्ड, और चप्पल पहने हुए। पैंटालून का मतलब होता है एक मस्खरा, यानी कि एक प्रकार का जोकर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कितनी अवस्था हैं? ये छठवीं अवस्था का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। और छठवीं अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो वो है एक स्लीपर्ड पैंटालून, यानी कि एक मस्खरा होता है, एक जोकर होता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, छठवीं अवस्था दुबला पतला चप्पल पहने हुए मस्खरे की होती है, पैंटालून मस्खरा। विद स्पेक्टिकल्स मान चश्मे होते हैं, ऑन नोज मान किस पर? नाक पर। यानी कि इस अवस्था में इंसान की दृष्टि कमजोर होने लग जाती है, और उसकी नाक पर क्या हो जाते हैं? चश्मे लग जाते हैं। चश्मों की सहायता से वो देखता है, जोकर की अवस्था है। एंड पाउच ऑन साइड, और पाउच माने चमड़ी लटक जाती है, ऑन साइड माने बगल में। किसके बगल में? चश्मों के बगल, यानी कि आंखों के नीचे। उसके जो वृद्ध व्यक्ति होता है, पैंटालून मस्खरे जैसी अवस्था होती है, छठवीं अवस्था। उस अवस्था में इंसान का शरीर कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, और उसके आंखों के नीचे, यहाँ इस जगह पर वृद्ध व्यक्ति के आंखों के नीचे यहाँ चमड़ी लटक जाती है। चमड़ी यहाँ लटकी हुई सी हो जाती है, उसमें ताकत नहीं होती है। तो पाउच का मतलब होता है चमड़ी का लटक जाना, ऑन साइड माने बगल में। चश्मों के नीचे चमड़ी लटक जाती है, आंखों पर चश्मे रहते हैं, दुबला पतला चप्पल पहने हुए मस्खरे की ये अवस्था होती है। हिज यूथफुल हॉज, हिज उसके यूथफुल माने युवा अवस्था के, हौज मीन्स मोजे या जुर्राब। उसने अपनी युवा अवस्था में जुर्राब पहने थे, मोजे पहने थे। वेल सेव्ड, वो मोजे उसने, युवा अवस्था के मोजे उसने वेल अच्छी तरीके से, सेव्ड मीन्स बचा के रखे हुए थे। ए वर्ल्ड टू वाइड, ए वर्ल्ड माने एक संसार में। कौन संसार में? इस संसार में। इस संसार में कौन से में? इस अवस्था में, छठवीं अवस्था में। टू वाइड मीन्स क्या हो गए? बहुत चौड़े हो गए। टू मीन्स बहुत ज्यादा, वाइड मीन्स चौड़े। ये बहुत ज्यादा क्या हो गए? चौड़े हो गए। क्या हो गए हैं? जुर्राब या मोजे बहुत चौड़े हो गए। फोर हिज श्रंक सैंक, फोर माने के लिए, हिज माने उसकी, उसकी किसकी? पतलून पैंटालून, यानी कि एक जोकर के। श्रंक मीन्स सुकड़ी हुई, सैंक मीन्स टांगों के लिए। SHANK सैंक मीन्स टांग। टखने से लेकर घुटने तक की जो टांग होती है, पिंडलियां होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। फोर हिज श्रंक सैंक, उसकी सुकड़ी हुई या दुबली पतली टांगों के लिए। दुबली पतली टांग क्यों हो गई है? क्योंकि इस अवस्था में उसकी टांगों पर जो मांस होता है वो नहीं रहता है,
और वह बिल्कुल ही दुबला पतला व्यक्ति होता है। इस वजह से उसका जो टांगें हैं वो भी कैसी हो गई हैं, वृद्धावस्था के कारण दुबली पतली हो गई हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि एक पैंटालून चप्पल पहने हुए दुबला पतला और चश्मे पहने हुए एक जोकर की अवस्था होती है, जिसके चश्मों के नीचे बगल में चमड़ी लटक जाती है। उसके युवा अवस्था के मोजे होते हैं, वेल सेव्ड, अच्छी तरह बचा के रखे हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड माने जो ए वर्ल्ड माने आज की इस अवस्था में, छठवीं अवस्था में, टू वाइड मीन्स बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। फॉर हिज श्रंक सैंक, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए, श्रंक मीन्स दुबली पतली या कह सकते हो सुकड़ी हुई, और सैंक मीन्स टांगों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और हिज माने उसकी, बिग माने बड़ी, मैनली माने मर्दानी, वॉइस माने आवाज, मर्दानी आवाज, यानी कि एक व्यक्ति होता है, एक पुरुष होता है, युवा अवस्था में उसकी आवाज कैसी होती है, मर्दानी आवाज होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब छोटे बच्चे होते हैं तो स्त्री व पुरुष दोनों की आवाज, लड़का लड़की की आवाज, बच्चे बच्ची की आवाज एक जैसी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। धीरे धीरे किशोर अवस्था में जो ही प्रवेश करते हैं, किशोर अवस्था के बाद उनकी आवाज यानी कि लड़के की आवाज भारी मर्दानी होती जाती है और लड़कियों की आवाज कैसी हो जाती है, पतली होती जाती है। बाद में ज्यों ही युवा अवस्था समाप्त होती है और वृद्ध व्यक्ति वो बन जाता है, फिर से दोबारा से उस वृद्ध व्यक्ति की जो मर्दानी आवाज है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और जो पतली या पैनी आवाज होती है स्त्रियों की, वो वृद्ध अवस्था में भारी आवाज हो जाती है, फिर से उसमें परिवर्तन होता है। यहाँ यही बात बताई गई है कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि उसकी यानी कि उस व्यक्ति की बिग बड़ी, मैनली मर्दानी, वॉइस माने आवाज, टर्निंग माने बदलते हुए, अगेन माने फिर से, टुवार्ड्स माने की ओर, चाइल्डिश माने बच्चे जैसी, ट्रबल पाइप्स माने उच्च पैनी आवाज में, ट्रबल माने उच्च ध्वनि और पाइप माने बांसुरी जैसी, बांसुरी जैसी पैनी फटी हुई ध्वनि हो जाती है उसकी। ट्रबल पाइप का मतलब कह सकते हो उच्च ध्वनि, उच्च बांसुरी जैसी ध्वनि उसकी हो जाती है। ओके, वैसे फ्लूट मीन्स क्या होता है, बांसुरी, लेकिन यहाँ पाइप, पाइप का शब्द यहाँ लेंगे बांसुरी से ही। तो ये बताया गया है कि टर्निंग वो आवाज बदलते हुए, किस में बदलते हुए, अगेन फिर से का मतलब पहले ये ऐसी ही आवाज थी, छोटे बच्चों की आवाज वैसी ही थी, बीच की अवस्था में वो आवाज भारी मर्दानी हो गई, लेकिन वृद्धावस्था आते ही फिर वो आवाज बच्चे जैसी आवाज में फिर से बदल गई है। ये यहाँ बताया गया है, किसकी आवाज, एक व्यक्ति की आवाज, कौन सी अवस्था में, छठवीं अवस्था में। एंड विशल्स, और सीटी बजती है, सीटी सी बजती है, इन हिज साउंड, उसकी आवाज में। जो ही वो बोलता है तो उसकी भारी आवाज है वो पैनी हो जाती है और आवाज में सीटी जैसी बजती है, सीटी जैसी ध्वनि आती है। ये इसमें बताया गया है। ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई प्रिय विद्यार्थियों, छठवीं अवस्था हो गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव taught or we have studied here the sixth stage of man's life according to this poem or according to the great dramatist or poet विलियम शेक्सपियर। ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर लास्ट की अवस्था बताता हूँ और लास्ट की अवस्था से पहले मैं सभी अवस्थाओं के एक बार फिर से दोहरान कर देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट एज में पहली अवस्था इन्फेंट शिशु की अवस्था होती है। कवि कहता है ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। इस मंच पर स्त्री पुरुष आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से एक जो संसार है, इस संसार रूपी मंच पर यहाँ यही बताया गया है कि जैसे स्टेज प्रोग्राम करते हैं, स्टेज होता है, उस पर कलाकार आते हैं,
अपने कर्तव्य करने के बाद फिर चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार रूपी मंच पर स्त्री पुरुष आते हैं और फिर अपना परफॉर्मेंस या 7 प्रकार की अवस्थाओं को पूरा करने के बाद फिर वो चले जाते हैं। इन अवस्थाओं में फर्स्ट एज जो है, पहली अवस्था एक शिशु की होती है, एक इन्फेंट की होती है, जो अपनी दाई माँ की भुजाओं में उल्टियाँ करता रहता है, रोता रहता है। इसके बाद दूसरी अवस्था की बात की गई है, उसमें दूसरी अवस्था एक स्कूल बॉय की होती है, एक विद्यार्थी की होती है, जिसमें विद्यार्थी बिना इच्छा के स्कूल जाता है, धीरे धीरे स्कूल जाता है, और उसकी तुलना किससे की गई? स्नेल, समुद्री सीप, समुद्री घोंगे से की गई है। थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो तीसरी अवस्था में यहाँ लवर के बारे में कवि बताता है कि एक प्रेमी की अवस्था होती है। प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की यादों में आहें भरता है, और उसकी जो आहें हैं वो एक भट्टी से तुलना की गई, इतनी गर्म आहें होती हैं उसकी कि एक गर्म भट्टी के समान उसकी आहें होती हैं। और अपनी प्रेमिका की यादों में वो क्या करता है? एक दुखद विरह गीत गाता है, एक दुखद गीत गाता है, और उसके बाहों की प्रशंसा करते हुए वह इस गीत को गाता है। इसके बाद बात करते हैं चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था एक सैनिक की होती है। इस कवि के अनुसार सैनिक अवस्था में एक सैनिक जिसकी दाढ़ी कैसी होती है? एक तेंदुए की जैसी होती है। एक सैनिक जो विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ होता है, और वह अपने साथी से भी सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या करता रहता है, लेकिन वो झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे तोप के मुंह में ही क्यों ना जाना पड़े। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ इस स्टैंजा से शुरू करते हैं। पांचवी अवस्था जस्टिस की होती है, न्यायाधीश की होती है। एक न्यायाधीश जो बुद्धिमानी पूर्ण कहावतों से भरा रहता है, जिसकी आंखें तीक्ष्ण तेज होती हैं, उसके सुंदर गोल पेट में रिश्वत का पैसा भरा होता है, रिश्वत भरी होती है। लेकिन यह रिश्वत को किस रूप में दर्शाया है? मुर्गी का मांस। क्यों? क्योंकि आज रिश्वत के रूप में पैसा देते हैं, उस समय न्यायाधीशों को अपने पक्ष में करने के लिए, जिस समय कविता रची गई थी ब्रिटेन में, न्यायाधीशों को अपने पक्ष में करने के लिए मुर्गे भेंट किया करते थे। और छठवीं अवस्था का यह वर्णन किया गया है कि छठवीं अवस्था में कवि कहता है, छठवीं अवस्था होती है एक मस्खरे की होती है। एक व्यक्ति इतना दुबला पतला हो जाता है, उसकी दृष्टि कमजोर पड़ जाती है, आंखों पर चश्मे चढ़े होते हैं, चश्मों के नीचे चमड़ी लटक जाती है, खाल लटक जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि वह अपनी युवा अवस्था में जो मोजे थे, जुर्राब थे, उन जुर्राबों को वो बचा के रखता है, लेकिन आज इन जुर्राबों को, मोजों को वो पहनता है तो वो उसकी पतली टांगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कैसे हो गए हैं? चौड़े हो गए हैं। और उसकी आवाज़ दोबारा से, पहले उसकी आवाज़ मर्दानी होती है युवा अवस्था में, लेकिन जो ही वो वृद्ध अवस्था में आता है, छठवीं अवस्था में आता है, तो उसकी मर्दानी आवाज़ कैसी हो जाती है? एक बच्चे जैसी आवाज़ में बदल जाती है। ये यहाँ इसमें बताया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट जो इसकी अवस्था है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल। लास्ट मीन्स अंतिम, सीन माने दृश्य, ऑफ ऑल माने इस सभी का, दैट जो एंड समाप्त करता है, दिस स्ट्रेंज, इस विचित्र, स्ट्रेंज माने विचित्र, इवेंटफुल, घटनामयी, हिस्ट्री माने इतिहास को। इस अंतिम दृश्य, यानी 6 दृश्य हो चुके हैं पर्दे पर, मंच पर। एक व्यक्ति जीवन काल में कितने प्रोग्राम कर चुका है? 6 प्रोग्राम कर चुका है। और लास्ट सीन है, अंतिम दृश्य है इस सभी 7 प्रोग्राम का, दैट एंड जो समाप्त होता है, समाप्त करता है, दिस स्ट्रेंज, इस विचित्र प्रकार के, इवेंटफुल माने घटनामयी, हिस्ट्री माने इतिहास को। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, वो क्या है? दूसरा बचपन है। अंतिम अवस्था को यहां कवि दूसरा बचपन कहते हैं। अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? दूसरा बचपन यहां कवि कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बचपन में जैसी स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति इस अवस्था में हो जाती है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, एंड मेयर ऑब्लिवियन,
मेयर माने मात्र, ऑब्लिवियन माने विस्मृति हो जाती है, केवल विस्मृतियां रह जाती, मतलब भूल जाता है सारी चीजों को। कौन सी अवस्था में? अंतिम अवस्था में। फिर से लेते हैं, अंतिम अवस्था, लास्ट सीन, अंतिम दृश्य ऑफ ऑल, सभी का, दैट जो एंड समाप्त करता है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस विचित्र घटनामय इतिहास को। यही दृश्य उसको समाप्त करता है, क्योंकि 6 दृश्य हो चुके हैं, 7वां दृश्य, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इट्स सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये क्या है? दूसरा बचपन है। यानी कि अंतिम अवस्था को, वृद्ध अवस्था को यह क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? दूसरा बचपन। एंड मेयर ऑब्लिवियन, मेयर माने केवल या मात्र, ऑब्लिवियन माने विस्मृति, यानी कि सब कुछ भूल जाता है। सेंस टीथ, बिना दांतों के, सेंस आईज, बिना आंखों के, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें ये जो स्पेलिंग दी हुई है SANS, ये एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है विदाउट। विदाउट मीन्स होता है के बिना या के रहित। कवि कहता है सेंस टीथ, बिना दांतों के या दांतों रहित, सहित नहीं, रहित, के बिना। सेंस आईज, बिना आंखों के, यानी कि आंखों रहित। सेंस टेस्ट, स्वाद रहित। सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज के बिना वह अपना जीवन जीता है। कौन सी अवस्था में? ये लास्ट स्टेज है, अंतिम अवस्था है। इस अंतिम अवस्था में वो इस प्रकार से जीवन जीता है। ओके डियर्स, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा, कि कौन कौन से प्रश्न इसमें से बनते हैं या बनेंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार इंसान के जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी है, फर्स्ट अवस्था कौन सी है? तो एन इन्फेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज कंपेयर टू लियोपार्ड। एक तेंदुए की तुलना किससे की गई? तेंदुए से किसकी तुलना की गई है? इन द फोर्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ एज ए सोल्जर इज कंपेयर्ड और हैज बीन कंपेयर्ड टू लेपर्ड। ये यहाँ प्रश्न बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, थर्ड क्वेश्चन सेकंड स्टेज में, कि एक जो सेकंड स्टेज है, यह कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज में? यहाँ कवि एक इंसान के जीवन की तुलना स्नेल से करता है, घोंगे से करता है। इन द सेकंड स्टेज एज ए स्कूल बॉय, हेयर द पोएट कंपेयर, कवि तुलना करता है टू स्नेल, किससे? घोंगे से, समुद्री जीव से तुलना करता है। बिकॉज इन दिस स्टेज स्टूडेंट गोज टू स्कूल अनविलिंगली एंड क्रीपिंग, रेंगते हुए और बिना इच्छा के वह क्या जाता है? स्कूल जाता है। इट सीम्स दैट ही इज गोइंग टू स्कूल स्लोली और क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह वो इस प्रकार से चलता है। और यहाँ कवि तीसरी अवस्था में एक प्रेमी की आहों की तुलना किससे करता है? फर्नेस से करता है, भट्टी से करता है। ये आपके कुछ इसमें प्रश्न बनते हैं। 7 अवस्था हैं, तो कम से कम 7 प्रश्न तो आपके ये बनेंगे ही। इसके अलावा इस पोएम में ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि यहाँ सेंस शब्द जो दिया गया लास्ट में, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड सेंस, और रिपीटिशन ऑफ द वर्ड सेंस, बार बार सेंस शब्द का रिपीटिशन हुआ है, दोहरान हुआ है, बार बार यहाँ कभी सेंस शब्द का क्यों इस्तेमाल करता है, ये इसमें क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये बताना, बिकॉज इन दिस स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, इन द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, हेयर ए मैन लिव्स ए लाइफ विदाउट एवरीथिंग, सो हेयर द पोएट यूजेज द वर्ड सेंस इन दिस लाइन। तो यहाँ प्रत्येक चीज के बिना, प्रत्येक चीज के रहित ही इंसान अपना जीवन जीता है। इसलिए यहाँ किसका इस्तेमाल किया गया है? सेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सेंस शब्द को यहाँ बताया गया है।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद बात करते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से ऐसे पंक्तियां हैं जिसमें कवि यहाँ कुछ फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र भी करता है। यह फिगर ऑफ स्पीच का जिक्र करने का मतलब अलंकारों का प्रयोग करता है। मैंने आपको पहले बताया था, शुरुआती पंक्तियों में ही यहाँ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया है। शुरुआती जो पंक्ति थी, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक मंच है। मैंने आपको पहले बता दिया फर्स्ट पार्ट में कि पूरा संसार एक मंच है। इसमें कवि संसार की तुलना किससे करता है? मंच से। मतलब तुलना नहीं, संसार को रूप दिया है किसका? मंच का। यदि ये प्रश्न होता है इसमें, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, पूरा संसार एक मंच की तरह है, की तरह के जैसा, की तरह या के जैसा आता है, दो चीजों की तुलना की जाती है तो वो सिमिली उपमा अलंकार होता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, यूएस डाइट इन हिंदी। जैसे कि मैं बात करता हूं, पीपर पात सरसमन डोला, हिंदी है, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन अपना हृदय घूमने लग जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे। तो यहाँ मन की तुलना किससे की है? पीपल के पत्ते से की है, तो वो क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। लेकिन पहली जो पंक्ति है उसमें उपमा नहीं है, लाइक नहीं आया हुआ, एज नहीं आया हुआ। यदि अंग्रेजी में लाइक या एज जैसे शब्द आते हैं और दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो वो सिमिली कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को कोई दूसरा रूप दिया गया है तो उसको रूपक कहते हैं। जैसे कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक मंच है। शिवाजी इज द टाइगर ऑफ मराठा, ये क्या है? ये क्या है? रूपक अलंकार है, मेटाफर है कि शिवाजी मराठा शेर है। शिवाजी को यहां किसका रूप दिया है? मराठा शेर का। लेकिन यहां यह आता है शिवाजी फॉट लाइक ए टाइगर, शिवाजी शेर की तरह लड़ा, तो यहां शिवाजी के युद्ध की तुलना किससे की गई है? शेर से की गई है, उसकी उपमा दी गई है, तो वो कौन सा अलंकार होगा? सिमिली उपमा अलंकार होगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपके इन्हीं प्रकार के, इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कल या नेक्स्ट क्लास में हम इस पार्ट के, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ओके, इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।